आज देखिए, टाइटन पनडुब्बी का मलबा बाहर आया, आगे क्या होगा? रूस में वैगनर का नया राज खुला, पुतिन ने क्या चेतावनी दी और फ्रांस की सड़कों पर तोड़फोड़ क्यों मची है? नमस्ते, मेरा नाम है सोनल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले टाइटन की कहानी। 18 जून 2023 को टाइटन पनडुब्बी ने अटलांटिक महासागर में गोता लगाया था। इसमें 5 लोग सवार थे। उन्हें टाइटैनिक का मलबा देखने जाना था। टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल और सबसे आलीशान जहाज थी। उसको समंदर की महारानी भी कहा जाता था। लेकिन अपने पहले ही सफर में बर्फ की चट्टान से वो टकराकर डूब गई। इस हादसे में 1,500 से अधिक लोग मारे गए थे। बहुतों की बॉडी भी कभी नहीं मिल सकी। कई दशकों तक जहाज का मलबा भी गुम रहा। फिर सितंबर 1985 में यूएस नेवी के रॉबर्ट बेलार्ड ने इसका पता लगा लिया। ये मलबा अटलांटिक महासागर में लगभग 4,000 मीटर की गहराई में था, कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के तट से करीब 700 किलोमीटर दूर। मलबा मिलने के बाद वैज्ञानिकों और खोजियों की जिज्ञासा बढ़ी। कुछ लोग साइंटिफिक रिसर्च के इरादे से नीचे तक गए। कुछ के लिए ये मलबे को देखना एडवेंचर का विषय बन गया। कई कंपनियों ने इसे अवसर की तरह लिया। ओशन गेट भी उन्हीं में से एक थी। उसने ऐसी छोटी छोटी पनडुब्बियां बनाई जो लोगों को अपने साथ मलबे की गहराई तक ले जा सकती थी। ऐसी एक पनडुब्बी का नाम रखा गया टाइटन। इसने 2021 में पहली बार टाइटैनिक का सफर पूरा किया। हालांकि उसके पहले ही सेफ्टी रूल्स को लेकर चिंताएं जताई जा रही थी। तब कंपनी और उसके सीईओ स्टॉकटन रश ने इन चिंताओं को नकार दिया था। वे टाइटैनिक टूरिज्म चला रहे। फिर 18 जून को सब बदल गया। 5 लोगों को लेकर उतरी टाइटन वापस नहीं लौटी। इनमें से एक ओशन गेट के फाउंडर और सीईओ स्टॉकटन रश भी थे। वही टाइटन को ऑपरेट कर रहे थे। 4 दिनों तक अमेरिका, कनाडा, फ्रांस के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने मिलकर उनकी खोज की। 22 जून को ऑक्सीजन सप्लाई की डेडलाइन खत्म हो गई। उसके बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने बताया कि टाइटन के मलबे की झलक मिली है। आशंका है कि पनडुब्बी इम्प्लोजन यानी अंदर की तरफ धमाके की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो। इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे की पुष्टि के बाद भी एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन बंद नहीं किया। वे टाइटन का बचा कुचा हिस्सा निकालने में जुटे रहे। इनका इस्तेमाल हादसे की वजह, सेफ्टी और डिजाइन में खामी समेत कई अनसुलझे सवालों का पता लगाने के लिए किया जाना था। इसलिए एजेंसियों ने तलाश अभियान जारी रखा। उनकी कोशिश आखिर सफल हुई। टाइटन का मलबा समंदर के बाहर ले आया गया। 28 जून को कनाडा के सेंट जोन्स में इसको उतारा गया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार निकाले गए मलबे में टाइटन का अगला और पिछला हिस्सा शामिल है। दावा है कि जांच एजेंसियों को कुछ मानव अवशेष भी मिले हैं। ये अवशेष टाइटन में सवार लोगों के हो सकते हैं। जांच पूरी होने के बाद ही इसकी पुष्टि की जा सकेगी। हालांकि खिड़की, टाइटेनियम रिंग, लैंडिंग फ्रेम समेत कई और चीजें अभी भी नहीं मिली हैं। उन्हें ढूंढने की कोशिश जारी रहेगी। यूएस कोस्ट गार्ड ने अपने बयान में कहा कि टाइटन के मलबे को जल्दी से अमेरिका लाया जाएगा। वहां मरीन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी MBI मलबे और मेडिकल एक्सपर्ट्स मानव अवशेष की जांच करेंगे। अब सवाल यह है कि MBI क्या है? इसका गठन किसी ऐसी समुद्री हादसे की जांच के लिए किया जाता है जिसका राष्ट्रीय महत्व हो या जिसका असर आगे किसी ऐसी घटना पर पड़ सकता हो। टाइटन पनडुब्बी हादसे को इसी कैटेगरी में रखा गया है। 25 जून को यूएस कोस्ट गार्ड ने इसकी जांच के लिए MBI बना दी। इसमें एक चेयरपर्सन के अलावा कई बोर्ड मेंबर्स होते हैं। ये लोग अलग अलग विषयों के जानकार होते हैं। MBI क्या कर सकती है? गवाहों को बयान दर्ज करने के लिए बुला सकती है। जरूरी दस्तावेजों और दूसरे सबूतों को पेश करने के लिए कह सकती है। जिस किसी को भी हादसे की जानकारी हो उससे पूछताछ कर सकती है। MBI क्या क्या पता लगाती है? हादसे की वजह क्या थी? क्या डिजाइन या फिजिकल मटेरियल में कोई खामी थी? क्या किसी पक्ष ने कानून का पालन करने में कोताही बरती या जानबूझकर नियमों का नजरअंदाज किया? क्या कोस्ट गार्ड या किसी सरकारी एजेंसी की गलती की वजह से हादसा हुआ? क्या किसी व्यक्ति या संस्था ने आपराधिक गलती की है? क्या किसी नए नियम कानून की जरूरत बन रही है? जांच पूरी होने के बाद क्या होता है? रिपोर्ट पेश की जाती है। इसमें हादसे से जुड़े फैक्ट्स होते हैं। हादसे की वजह की स्टडी होती है। जांच का निष्कर्ष होता है और आगे के सुझाव होते हैं ताकि भविष्य में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग या कानून के स्तर पर जरूरी कदम उठाए जाए। इससे आगे सेम वजह से कोई हादसा ना हो। कोस्ट गार्ड के कमांडेंट के अप्रूवल के बाद MBI की फाइनल रिपोर्ट को पब्लिक के लिए रिलीज किया जाता है। टाइटन के मामले में MBI क्या कर रही है? टाइटन हादसे की जांच को यूएस कोस्ट गार्ड लीड कर रही है। इसके लिए उसने MBI का गठन किया। चूंकि इस हादसे में फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन भी किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके अधिकारियों को भी बोर्ड में रखा गया है।
कनाडा सरकार अलग से भी मामले की जांच कर रही है। एमबीआई सबसे पहले मलबा और बाकी सबूत इकट्ठा करेगी, उसके बाद गवाहों और संबंधित एजेंसियों से पूछताछ होगी। जांच की फाइनल डेडलाइन नहीं बताई गई है, हालांकि इसमें कुछ महीनों का वक्त जरूर लगेगा। सबसे ज्यादा सवाल ओशन गेट से पूछे जाने वाले हैं। कंपनी किसी सर्टिफिकेट और जरूरी नियमों का पालन किए बिना ही टाइटन को ऑपरेट कर रही थी। स्टॉकटन रश ने कई दफे कहा कि वो जानबूझकर नियम तोड़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि टाइटैनिक टूरिज्म को लेकर किसी भी तरह की स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है कि एमबीआई के जांच के बाद इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि टाइटन हादसा टाइटैनिक की तरह ही बहुत सारी सीखें देकर गया, बशर्ते हम उन्हें ग्रहण करें। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि टाइटैनिक हादसे ने दुनिया को कैसे बदला। टाइटैनिक हादसा अप्रैल 1912 में हुआ था। उस समय समुद्र विज्ञान की समझ और तकनीक की दुनिया तेजी से बदल रही थी। उस घटना ने दुनिया को बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर किया। टाइटैनिक के डिजाइन से लेकर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तक में खामियां थी। जहाज पर सवार सभी लोगों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स भी नहीं थी, उनकी ड्रिल भी नहीं कराई गई। इसके अलावा चेतावनियों को नजरअंदाज करने का मामला भी सामने आया था। इसके बाद ही कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए। टाइटैनिक हादसे के बाद नॉर्थ अटलांटिक महासागर में गश्त बढ़ा दी गई। इंटरनेशनल आइस पेट्रोल का गठन किया गया। इसके बाद से उनकी निगरानी वाले एरिया में कभी कोई जहाज बर्फ की चट्टान के चलते हादसे का शिकार नहीं हुआ। जहाज पर रेडियो संदेश से जुड़े प्रोटोकॉल सख्त किए गए। रेडियो की 24 घंटे निगरानी अनिवार्य कर दी गई। यात्रा पर निकलने से पहले लाइफ बोट सेफ्टी ड्रिल को जरूरी घोषित किया गया। सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स रखना भी कंपलसरी किया गया। और 1914 के साल में इंटरनेशनल कन्वेंशंस फॉर द सेफ्टी ऑफ द लाइफ एट सी SOLAC लागू किया गया। इसके पहले तक अलग अलग देश समुद्र और जहाज की सुरक्षा के नियम अपने हिसाब से बनाते थे। उम्मीद है कि टाइटन हादसे की जांच भी ऐतिहासिक साबित होगी। अब एक बार टाइटन हादसे को रिकैप कर लेते हैं। 18 जून को कनाडा के न्यूफाउंडलैंड तट के पास टाइटन को अटलांटिक महासागर में छोड़ा गया। इसमें प्राइवेट जेट कंपनी के मालिक हार्मिश हार्डिंग, पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश उद्योगपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश और फ्रेंच खोजी पॉल ऑनरी नाजियोले सवार थे। रश टाइटन चला रहे थे। डुबकी लगाने के 2.25 घंटे बाद टाइटन का पोलर प्रिंसेस संपर्क टूट गया। ये सतह पर मौजूद सपोर्ट शिप थी। इसी के जरिए टाइटन को कंट्रोल किया जा रहा था। 18 जून की शाम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। यूएस कोस्ट गार्ड ने कहा कि टाइटन में लगभग 96 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। 19 जून को ऑपरेशन में और भी देश और संस्थाएं शामिल हुई। अमेरिका ने कोस्ट गार्ड के अलावा नेवी और होमलैंड सिक्योरिटी को भी बुलाया। 20 जून को समंदर के अंदर कुछ आवाजें सुनाई पड़ी, लेकिन इसके आगे कोई भी सुराग हासिल नहीं हुआ। 21 जून को यूएस कोस्ट गार्ड, यूएस नेवी और ओशन गेट ने एक कंट्रोल रूम तैयार किया। उन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन साथ में चलाने का फैसला किया। 22 जून को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई। तब तक टाइटन का कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। अब कोई चमत्कार ही लोगों की जान बचा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। डेडलाइन खत्म होने के लगभग 10 घंटे बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि हमें कुछ देर पहले टाइटैनिक के पास मलबे का ढेर मिला, वो टाइटन का ही है। उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। यूएस कोस्ट गार्ड ने शुरुआती जांच के बाद इम्प्लोजन यानी अंदर की तरफ विस्फोट की आशंका जताई। जैसे जैसे हम सतह से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे दबाव घटता जाता है। इसके बरक्स नीचे की तरफ जाने पर दबाव बढ़ता है। जिस जगह पर टाइटैनिक का मलबा है वहां पर दबाव सतह से लगभग 400 गुना ज्यादा होता है। दावा किया गया कि टाइटन की बॉडी में लीकेज होगी, जिसके चलते अंदर की तरफ से धमाका हुआ होगा और फिर सेकेंडों के अंतराल में ही इसके टुकड़े हो गए होंगे। उसमें सवार लोगों को सोचने का भी मौका नहीं मिला होगा। लेकिन अभी ये हाइपोथेसिस है, यानी अनुमान भर है। जांच पूरी होने के बाद ही कोई पुष्ट दावा किया जा सकेगा। टाइटन के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब रूस की तरफ चलते हैं। रूस में वैगनर का विद्रोह भले ही समेटा जा चुका हो, लेकिन हंगामा नहीं थमा है। 29 जून की सुबह एक बड़ी खबर आई। मॉस्को टाइम्स के रशियन एडिशन के रिपोर्ट के मुताबिक रूस की वायुसेना के मुखिया जनरल सर्गेई सुरोविकिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मॉस्को टाइम्स ने यह रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों के हवाले से छापी है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि सुरोविकिन को रखा कहाँ गया है। इससे पहले एक मिलिट्री ब्लॉगर ने लिखा था कि सुरोविकिन को 25 जून को ही अरेस्ट किया जा चुका है और उन्हें मॉस्को की एक जेल में रखा गया है। एक रूसी रेडियो चैनल के एडिटर ने टेलीग्राम पर लिखा कि सुरोविकिन पिछले 3-4 दिनों से गायब हैं। उन्होंने अपने परिवार से बात नहीं की और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को भी वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं।
27 जून को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट के मुताबिक सुरोविकिन को प्रिगोजिन के विद्रोह की जानकारी पहले से थी, फिर भी उन्होंने इसे होने दिया। एक और अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। अखबार के मुताबिक येवगिनी प्रिगोजिन ने डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु और आर्मी चीफ वलेरी गेरासिमोव को पकड़ने का प्लान बनाया था। दावे के मुताबिक प्रिगोजिन ने यह प्लान सुरोविकिन के साथ साझा किया था, लेकिन खुफिया एजेंसी एफएसबी को 2 दिन पहले ही इसकी सूचना मिल गई। यह भी संभव है कि सुरोविकिन ने ही उन्हें इस बारे में आगाह किया हो। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अभी इन रिपोर्ट्स पर कोई जवाब नहीं दिया है। रूस सत्ता प्रतिष्ठान के केंद्र क्रेमलिन ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को अफवाह बताकर खारिज कर दिया। हालांकि उसने भी सुरोविकिन की मौजूदा स्थिति नहीं बताई। लेकिन सर्गेई सुरोविकिन हैं कौन, जिनकी गिरफ्तारी की अफवाह पर बवाल हो रहा है? फिलहाल वो रूस के एरोस्पेस फोर्स के मुखिया हैं। सुरोविकिन को बेहद क्रूर और गुस्सैल आर्मी अफसर माना जाता है। अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच उन्होंने यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला रही रूसी सेना की कमान संभाली। उससे पहले उनकी लीडरशिप में रूस की एयरफोर्स ने सीरिया में असद सरकार की मदद की। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक सुरोविकिन के इशारे पर आम लोगों के घरों, अस्पतालों और स्कूल्स पर बम गिराए गए। इनमें सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान गई। सीरिया में काम करते समय उनकी वैगनर ग्रुप से करीबी बढ़ी। इसी दौरान वैगनर के मुखिया प्रिगोजिन से भी उनकी दोस्ती हुई। जब उन्हें यूक्रेन के हमले की कमान सौंपी गई, तब प्रिगोजिन ने बढ़ चढ़कर स्वागत किया। लेकिन जनवरी 2023 में उनको हटाकर गेरासिमोव को बिठा दिया गया। उसके कुछ ही समय बाद प्रिगोजिन ने गेरासिमोव और शोइगु का विरोध शुरू कर दिया। मई 2023 में बखमुत छोड़ने की धमकी भी दी। इसके कुछ दिन बाद ही वैगनर ने बखमुत को जीतने का दावा किया। इस शहर में रूसी सेना मार्च 2022 से लड़ रही थी। वहां उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा था। तब वैगनर को उनकी मदद के लिए भेजा गया था। जीत के बाद प्रिगोजिन ने आरोप लगाया कि शोइगु और गेरासिमोव क्रेडिट छीन रहे हैं, हमें पर्याप्त मदद नहीं मिल रही और हमारे लड़ाकों पर रशियन आर्मी हमला कर रही है। इसके कारण तनाव बढ़ता गया। रही सही कसर डिफेंस मिनिस्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट ने पूरी कर दी। जून में डिफेंस मिनिस्ट्री प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप्स को अपने अंडर रखने के नियम लेकर आई। प्रिगोजिन ने इसका विरोध किया, तब बात नहीं सुनी गई। तब 23 जून को उसने मॉस्को कूच करने का ऐलान किया। उसके लड़ाकों ने 2 शहरों पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन 24 जून की शाम बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मध्यस्थता में एक डील हुई। इसके तहत वैगनर लड़ाके वापस लौटने वाले थे और प्रिगोजिन को निर्वासन में बेलारूस जाना था। वैगनर के लड़ाकों को 3 ऑप्शन दिए गए: घर लौट जाएं, बेलारूस चले जाएं या डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। येवगिनी प्रिगोजिन 27 जून को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क पहुंच गया। उसने कहा, मैं पुतिन का तख्ता पलट नहीं करने वाला था, बल्कि हमें अपनी बात मनवानी थी। हमारा अस्तित्व खतरे में था। 28 जून को एफएसबी ने उसका केस बंद कर दिया। माना गया कि यह मामला यहीं पर थम जाएगा। लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार नहीं थे। अगर सुरोविकिन की गिरफ्तारी की बात सच निकलती है तो चौंकाने वाली ये घटना होगी। उन पर प्रिगोजिन की मदद के आरोप लग रहे हैं। लेकिन विद्रोह के बाद सबसे पहले उन्होंने ही वैगनर से वापस लौटने के लिए कहा था। उन्हीं के सैनिकों ने वैगनर पर हवाई हमले भी किए थे। अगर वो प्रिगोजिन के साथ थे तो क्या चेतावनी और हमले दिखावा थे? और क्या रूस का आंतरिक विद्रोह काफी ऊपर तक फैल चुका है? सुरोविकिन रूसी आर्मी के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हैं। अगर धोखे की बात सच निकली तो ये पुतिन की चुनौती और बढ़ा देगी। इससे निपटना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर होने वाला है। रूस के बाद चलते हैं फ्रांस में पुलिस की गोलीबारी में एक लड़के की मौत के बाद दंगा शुरू हो गया। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ भी हुई। पुलिस ने दंगे में शामिल 150 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला इतना बिगड़ा कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। उन्होंने हिंसा की निंदा की है। ये मामला इतना बढ़ा कैसे? 27 जून को राजधानी पेरिस के एक कस्बे नूर्ते में 2 पुलिस वालों ने ट्रैफिक चेक पॉइंट पर एक कार को रोका। इसमें 3 लोग सवार थे। कार 17 साल का नाइल एम चला रहा था। थोड़ी देर तक रुकने के बाद उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग की। इसमें नाइल की मौत हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल है। इसमें 2 पुलिस वालों को ड्राइवर सीट के बाहर खड़ा देखा जा सकता है। एक पुलिस वाले के हाथ में बंदूक भी दिखती है। नाइल के घर वालों को आरोप है कि बिना किसी गलती के नाइल की हत्या की गई। ये नस्ल भेद की वजह से हुआ। प्रोटेस्ट के मूल में नाइल की पहचान भी है। वो अल्जीरियाई मूल का था। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के बाद से फ्रांस में ट्रैफिक स्टॉप्स पर पुलिस की फायरिंग में मारे गए अधिकतर लोग
अरब मूल के थे। पुलिस का कहना है कि नाइल ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहा था, वो रुकने के लिए भी तैयार नहीं था। अभी ये साफ नहीं है कि गोलीबारी से पहले पुलिस वालों और कार में बैठे लोगों के बीच क्या हुआ, इसलिए किसी भी दावे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। कई सवालों का जवाब मिलना बाकी है। मसलन, किस वजह से पुलिस ने गोली चलाई? क्या कार को किसी और तरीके से रोका जा सकता था? क्या नस्लभेद की वजह से पुलिस ने नाइल को मारा? ये सारे आज के दुनियादारी को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।